सबसे पहले मैं थोड़ा-सा एक पेज पे जाऊँगा जो हमने आपके लिए बहुत पहले बनाया था और ये बड़ा इफ़ेक्टिव स्क्रीन है। एनालिसिस ऑफ मेन टॉपिक्स से मैं आ गया उसी लाइन। 7 मेन टॉपिक्स जो कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सट्रैक्ट किए। 100% कवरेज यानी आप यदि कहें कि इसको इंक्लूड किया 90% आप रख लीजिए, 90% मार्क्स यहीं से आपको आए। एक चीज़ और जो एडिशनली इम्पोर्टेंट है इन सब के लिए, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। क्या होता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर? गुनाह अहमद वो उसका मतलब नहीं है सर, वो एक discussed on that matter. निकाला गया है उसमें कुनैया अहमद में, बट नाइदर दैट इज कंप्लीट Orders get merged in the higher court, Supreme Court orders. सो व्हिच ऑर्डर सी डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर को समझने के लिए एकदम रॉ लैंग्वेज में और एक लाइन में यदि आप समझना, एक सेकंड जरा से। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर इन एपलेट केस, इंटर और इंट्रा दोनों कंडीशन में। इंटर मतलब विद इन, इंटर मतलब इंट्रा मीन्स विद इन और इंटर मीन्स विद इन टू एंटिटी। मान लीजिए किसी कोर्ट ने किसी सब्जेक्ट पर किसी इश्यूज को डिटरमाइन किया और एक सर्टेन फैसला सुनाया और उसको आपने चैलेंज किया हायर कोर्ट, और हायर कोर्ट ने उसको, या क्या कर सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर दैट? आइदर दे कैन dismiss it, or they can allow it, or they can modify the order, or they can set aside the order। और जब सेट असाइड करेंगे तो सर्टेन ऑर्डर वहां पर रिप्लेस करेंगे, या हो सकता है कि वो अपना ही ऑर्डर प्रोनाउंस कर दे कुछ अलग। सो व्हिच ऑर्डर इज इफेक्टिव, अलाइव, डायरेक्टली, साइलेंटली, बिना एक्सप्रेसली कहे हुए, अंडरलाइंग आइडिया क्या है? Which order would be alive? And which trial court order is now merged into the high court order? और हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट यदि सुप्रीम कोर्ट आते हैं, now the supreme court order is, sorry, high court order is merged into the supreme court order, and now effective alive order is the supreme court order. So operative order is supreme court order और हाई कोर्ट ऑर्डर, और जब तक वह चैलेंज नहीं हो तब तक ट्रायल कोर्ट ऑर्डर। So this is called the doctrine of merger. Which order is merged into whom? मर्ज करने का मतलब है बहुत सारी छोटी-छोटी नदियां आकर के गंगा में मिलती है, और जब वो गंगा में मर्ज करती है उस समय उसका एग्जिस्टेंस खत्म होता है और गंगा का एग्जिस्टेंस। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उसी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही ऑर्डर इफेक्टिव होना है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ यदि चले तो एक ही ऑर्डर इफेक्टिव, दो ऑर्डर ऑपरेटिव है और दोनों में थोड़ा सा भी कंफ्लिक्ट भी है, वो क्या? कई बार ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज किया, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, एक जजमेंट दिया, हाई कोर्ट ने उसको पार्टली मॉडिफाई करके फ्रेश जजमेंट दिया।
इन एपलेट कैपेसिटी, जो ऑथोराइज्ड कैपेसिटी है, जुरिडिक्शन है। और ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट का जजमेंट मेन जजमेंट लीड किया और ट्रायल कोर्ट का जजमेंट क्या किया, ये मर्ज कर गया, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। फाइनली दूसरा सिचुएशन इमेजिन कीजिए, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ऑर्डर डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरफेरेंस, वो इंटरफेयर करने से रिफ्यूज कर दिया। नाउ विच ऑर्डर इज मर्ज्ड? द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर। इफेक्टिव ऑर्डर इज द ट्रायल कोर्ट, क्योंकि वो इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो वहां दैट्स व्हाट यहाँ पर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट एसएलपी फाइल किया और एसएलपी में ये आफ्टर ड्यू आर्गुमेंट बाय इन एनी मैनर कोर्ट से वो मैटर को विथड्रॉ करता है, एसएलपी विथड्रॉ अगेंस्ट दैट ऑर्डर। तो क्या होगा, एसएलपी विथड्रॉन फॉर, एक रीजन है कि एसएलपी विथड्रॉन डायरेक्टली विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड ऑर्डर सेज डिसमिस एज विथड्रॉन। दूसरा ऑर्डर ये कहता है लिबर्टी टू फाइल a रिव्यू बिफोर द हाई कोर्ट। व्हाई दिस लिबर्टी इज रिक्वायर्ड? वंस हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू करना था आपको हाई कोर्ट में ही, और रिव्यू करने के बजाय आपने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दिया। क्या वैसे कंडीशन में आपको हाई कोर्ट में फिर से रिव्यू परमिसेबल है, मेंटेनेबल है? यदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है एक्सप्रेसली तब है, नहीं तो क्या? और यदि वो अलाउ करी सुप्रीम कोर्ट तो, और आपने वहां रिव्यू एक्सरसाइज किया, फिर से वो डिसमिस हो गया, तब क्या आप फिर से वापस सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं? यदि हाँ, तो व्हिच ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, जो इस ऑर्डर को पहले यहाँ चैलेंज किया था या रिव्यू वाले ऑर्डर को, या दोनों ऑर्डर? इस तरीके से, और व्हिच वन विल प्रिवेल, इस तरीके के बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हिच इज कम्स थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, जो आपके स्क्रीन पे है। सो हमने रीजन ऑर्डर की बात कही थी, बट बहुत सारे ऑर्डर्स आपको ऐसे देखेंगे, और वॉल्यूमिनस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे हैं जिसमें सीधा एक शब्द मिलेगा, डिसमिस, सिर्फ स्पेशली discretionary jurisdiction, a court is not satisfied to proceed further or even do the notice, so court will say dismiss. Even after hearing, court can say only dismiss without reason after notice matter maybe. So doctrine of merger का role बहुत important है. We need to trace back or the things, what is the doctrine of merger. So let us come back to our point. Let us focus on very 7 points which is coming through the constitution, whose source is the constitution, the constitutional source of jurisdiction and power of the Supreme Court. First, simply Article 32, rights to constitutional remedies. इसी हेड में ये आर्टिकल है, and of course its impact on the paper 1, 2 and 4 directly. And we need to focus on certain parts, जैसा मुरारी जी ने एक्सरसाइज किया और टेबल को पॉपुलेट किया। सोर्स, यहाँ पर एक चीज और हमने पहले से बना हुआ था, उसको हमने अभी इग्नोर किया था, द डिफरेंस बिटवीन कोर, डिराइव्ड एंड अप्लाइड। हमने 3 टर्म्स रिगरसली देखे हैं,
which is the nature, scope and limit. अब मैं मुरारी जी से थोड़ा-सा बीच में पूछना चाहूँगा, कैमरा ऑन कर लीजिए मुरारी जी, कि इसका एक्सपीरियंस तो आपको आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेचर, सोर्स एंड लिमिट। और बहुत रिगरसली आप माने इसके सारे फैसेट्स को समझ चुके होंगे। यस सर। बट अनदर पार्ट इज द बहुत क्रूशियल पार्ट है जहां बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत लाइटली हम लोग उसको बोल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा मीनिंग इनकर्ड है। वो है कोर, डिराइव्ड एंड अप्लाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोर पार्ट उसका क्या है कि मेन सेंट्रल पार्ट, फंडामेंटल यूनिट जिसमें हम यूज करते हैं। और यूनिट की इंपॉर्टेंस, फंडामेंटल यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है अजय जी को पास ओवर करना चाहिए वो बताने के। एंड अभी मैं पास करूंगा थोड़ा सा, मैं ये करने के बाद, क्योंकि हर एक चीज को मेजर करने के लिए आप कोई तो इकाई में बोलेंगे नहीं। यदि वेट को मेजर करते हैं तो समझने के लिए एक यूनिट तो उसको देंगे, आइदर ग्राम हो, केजी हो, तो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 100 केजी, व्हाट इज दिस केजी? तो कम से कम एक यूनिट इकाई है। और एक यूनिट को और दूसरे अदर यूनिट से मिक्स नहीं किया जा सकता। जैसे वॉल्यूम का है, वॉल्यूम के लिए हम वाटर देते हैं, तो 1 किलो पानी और आधा लीटर, सॉरी, 1 लीटर पानी और आधा लीटर, आधा किलो लोहा मिक्स कर दीजिए, क्या बनेगा? तो जो मिक्सचर भी आप क्रिएट करते हैं वो सेम यूनिट वालों के साथ, तो अच्छा लगता है। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मैथ्स के नंबर के लिए 0 to 9 एक कोर फंडामेंटल बेसिक ये एलिमेंट है जिससे पूरे नंबर स्टैंड करते हैं। दीज आर द कोर। यदि मैं कहूं मैथ्स का, तो प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवीजन एंड ब्रैकेट्स, ये मैथ्स के कोर हैं। यदि मैं चाय बनाने की बात करूं, जो लास्ट सेशन में हमने कई बार बनाया है, चाय बनाने की बात करूं, तो उसके लिए भी कोर एलिमेंट की रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर चाय पत्ती, पानी, दूध, ये चाहिए ही चाहिए, along with certain instrument, अदरवाइज इन तीनों के बगैर आप नहीं बना पाएंगे। सो दीज आर द कोर पार्ट। कोर पार्ट को मिला करके कई बार सर्टेन कंपोजिशन में कुछ अलग चीज बनता है। जैसे चाय का ही एग्जांपल ले लीजिए, दूध, पानी और चीनी, इन तीनों को मिक्स कीजिए एक सर्टेन रेशियो में, रेशियो इम्बैलेंस करके आप कुछ अलग बना सकते हैं और वो चीनी बनेगी। और उसमें से दूध का अमाउंट निकाल दीजिए और चीनी और पानी के ही रेशियो को थोड़ा चेंज कर दीजिए, तो वो शरबत बन जाएगा, है ना? कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कोर एलिमेंट जो हमने अभी पिकअप किए हैं, उसके कॉम्बिनेशन से लाखों करोड़ों डेराइव्ड फॉर्म बन सकते हैं, राइट? बनने को तो बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन हमने तो 2 ही चीज बनाई अभी, या तो चाय बनाई जो गर्मी के दिनों के लिए जरूरी है, या शरबत बनाया। मैं उल्टा बोल गया, शरबत गर्मी में जरूरी है और चाय ठंडी में। तो सीजन के हिसाब से आप उसको अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं डिराइव्ड पार्ट को, इवन कोर पार्ट को भी यूज करते हैं। ह्यूमन बॉडी का 98% पार्ट पानी है, इसीलिए तो कहते हैं जल ही जीवन है। सो कोर एलिमेंट का यूज हर जगह आप देखेंगे, लेकिन वैसे डिराइव्ड यूनिट जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, रेलेवेंस ज्यादा हो और उसको हम बार बार यूज करें, दैट इज द अप्लाइड। उसकी अप्लाई कैसे करें, मतलब उसमें एक टेक्निक भी इन्वॉल्व है, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर एंटिटी, इंस्ट्रूमेंट, दैट में भी आपका टूल्स हो,
या रॉ मटेरियल हो या टेक्निक्स हो या एक्सपर्टीज हो, ये सारे कुछ अप्लाइड पोर्शन का पार्ट है ना। अभी हमने चाय बनाना और शरबत बनाने की बात कही। आप एक एलियन को बोलिए ये रहा बॉडी भर चीनी और ये रहा टब भर पानी, शरबत बना लो 1 ग्लास, व्हाट ही विल डू? क्या-क्या उसके दिमाग में चलेगा? वही आपको बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? भैया 2 चम्मच चीनी लेनी है या 3 चम्मच ले लेते हैं और 1 ग्लास पानी लेना है। उसको सर्टेन टाइम तक मिक्स करना है जब तक वो डिसअपियर ना हो जाए। उसके बाद भी थोड़ा करना है और उसके बाद टेस्ट करना है। यदि चीनी कम है, थोड़ा और डालना है, नहीं तो बस परोस देना है सामने। दिस इज़ द एप्लाइड पार्ट। चाय बनानी है तो चाय कैसे बनानी है? कितने गैस पे लो डिम पे बनानी है, हाई पे बनानी है, कितना वॉल्यूम लेना है, ये सारा डिसीज़न लेना पड़ता है कि एक आदमी के लिए बनानी है या पूरे बारात के लिए बनानी है। तो उसके लिए वो एक अलग कंपोज़िशन आएगा, क्या-क्या इंग्रीडिएंट डालने हैं, किस रेशियो में डालने हैं, तब उसका टेस्ट पे कंट्रोल आता है। दैट इज़ कॉल्ड एप्लाइड। और एप्लाइड की जब बात हम करते हैं तो बहुत सारे टेक्निक्स, एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंसेस वो सारे उसके उन अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। सो मैंने 3 डिफरेंट चीज़ को अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो है कोर, दूसरा डिराइव्ड और तीसरा एप्लाइड। ठीक है? अब देखिए ये हमारे लॉ में कैसे है। आर्टिकल 32, 226, 227 और 136, these article are the core part, है ना? और उसी कोर 32 आर्टिकल से आगे जब चले तो अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर ऑर्डर 38 बना है और उसके सपोर्ट में बहुत सारे अदर ऑर्डर्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है। दीज आर द डेराइव्ड। ये डेराइव्ड जो है ना, ऑर्डर 38 की बात करें तो ऑर्डर 38 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बात भी हो रही है। सो दिस इज नॉट ओनली आर्टिकल 32, दिस इज ऑल्सो आर्टिकल 145(1), राइट? उसके एक सर्टेन इंग्रेडिएंट है। इनको कंबाइंड करके और बहुत सारे चीजों को कंबाइंड करके प्रेसिडेंट को का कंसेंट वहां पर है और बहुत सारी एग्जीक्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसका कॉम्बिनेशन है। सो दीज आर द डिराइव्ड पार्ट एंड बेस्ड ऑन 32, राइट? अब थोड़ा सा और आगे चले, उसमें फॉर्म 38 और वो सारे जो अभी हम लोग स्कैन करेंगे, सीआईएल ऐसे होने चाहिए, रेट ऐसे होने चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। नाउ अब आपके पास केस आ गया, एक पीआईएल फाइल करनी है साहब। अब आप बताइए कि क्या क्या चाहिए, बताइए। तो नाउ यू आर स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल द कॉन्सेप्ट इनटू द सिस्टम, दैट इज द अप्लाई। और इन तीनों बातों को ध्यान में रखा गया है उस सीट में। फर्स्ट पार्ट इज द कोर, मुरारी जी यदि याद करें तो। Yes, sir. Then we pick up rules and regulations, it's a derived। of course उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमने नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिट एंड सोर्सेस वो सारे ये किए थे। पर 24 हेड में हमने हर एक चीज को एलिब्रेट करने की कोशिश की, राइट? सो नाउ the another part, so these are the things where we are focusing: core, derived, applied, nature, scope and limit। अब मान लीजिए एक एक और एग्जांपल मैं बतला दूं। एक आदमी ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट बनाई, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल, और कुछ पैसे पेमेंट किए।
और आफ्टर ड्यू टाइम वो पैसे जो रेस्ट पे करने थे वो नहीं किए, अब पहले वाले ने उसको रिवोक कर लिया और वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। दूसरी पार्टी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाला। अब केस में क्या होगा, सूट तो पर गया, सूट के अंदर पूरी WS फाइल होगा, प्लेंट गया है WS फाइल होगा, एविडेंस फाइल होगा दोनों साइड से। एविडेंस फाइल होने के बाद इशूज प्लेंट प्लीडिंग्स के बाद इशूज फ्रेम होंगे, इशूज के लाइट में एविडेंस होगा, एविडेंस के बाद आर्गुमेंट होगा, वो जजमेंट, और वो जजमेंट फिर चैलेंज हुआ हाई कोर्ट एज एन अपील, फर्स्ट अपील, फिर वो सेकंड अपील में गया, सेकंड अपील के बाद वो वापस सुप्रीम कोर्ट आया। तो इन एंटायर प्रोसेस what was the core document? The core document, the sale of agreement, isn't it? And what is the other element supplementing to it? It is an evidence. एविडेंस जो दोनों साइड से लीड हुआ है, वो सारे एविडेंस, वो सारा सपोर्ट हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि सारे जो पार्ट हैं, राइट्स क्रिएटेड हैं वहीं पे, लाइबिलिटी क्रिएटेड है उसी पे, विलिंगनेस आगे से सपोर्ट होगा, और पूरे सिस्टम के अंदर वो प्रोसेस होना शुरू हो रहा है। प्रोसेस होते होते वो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें ट्रायल कोर्ट का जजमेंट भी उसके साथ एक डॉक्यूमेंट के साथ आ गया। इट इज डिराइव्ड, एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट ओनली, और ये पूरा एक्सरसाइज करके जो जजमेंट एंड डिक्री साइन हुआ है, इट इज द आउटकम ऑफ द सिस्टम इज अप्लाइड। फिर वो अगले स्टेज पे जाएगा, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में ट्रायल कोर्ट का जजमेंट भी एक डिराइव्ड जजमेंट, डिराइव्ड पार्ट बनेगा, और थ्रू आउट सेकेंड अपील और इवन द सुप्रीम कोर्ट, वहां भी सारे जजमेंट उसके साथ अटैच्ड होते चले जाएंगे, जजमेंट एंड पिटिशन। सो डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ता चला जाएगा आपके यहाँ, बट एनी वे द कोर डॉक्यूमेंट वुड बी योर एग्रीमेंट। On another core document is supplementary document is the evidences, जो एविडेंस वहां पे लीड कराए गए, और बाकी सारे जो जजमेंट हैं वो उसके अंदर उसके ऊपर एक सैंडविच की तरह, लेयर की तरह वो आते चले जाएंगे, विच इज आउटकम ऑफ द अप्लाइड रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, कोर डॉक्यूमेंट। तो इसलिए भी कोर डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हम लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं, यदि सुप्रीम कोर्ट में मैं कोई भी केस यदि डिस्कस करूं, तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं वेयर इज दैट कोर डॉक्यूमेंट, मतलब सर्टेन डॉक्यूमेंट वो है कहाँ। अब जैसे FIR रजिस्टर हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और चार्जशीट फाइल की, तो FIR एंड चार्जशीट यदि फाइल हो चुकी है, तो दीज टू आर द कोर डॉक्यूमेंट, these two are the core document of the criminal cases। और क्योंकि उसके अंदर वो सारा कुछ होता है जो कलेक्शन करके आया जाता है, उसके बाद आप उसके ऊपर सारी कहानी बिल्डअप करें। या फिर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात करें, तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस है या नहीं, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया या नहीं, कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस होता है, नॉट अगेंस्ट अक्यूज। सो ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं, वो सिर्फ वो चेक करती है कोर्ट, तभी वो आगे फर्दर कॉग्निजेंस लेती है। मतलब क्राइम हुआ है तब आगे वो सारा कुछ होगा, मतलब वहां एक्यूज भी होंगे और विक्टिम भी होगा। जब क्राइम ही नहीं हुआ है तो फिर वो कुछ होने का ही नहीं है। सो इन सारे चीजों को हम लोग फोकस करते हैं। एक सेकेंड जरा सा।
हाँ, तो प्रैक्टिकली मैं ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इज द कोर पार्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर, डेराइव्ड एंड अप्लाइड। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कोर के पास कि कोर बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हाउएवर द अप्लाइड पार्ट, ड्राइव्ड पार्ट उससे बहुत ज्यादा बन जाता है। मेनली यदि आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट क्या करेगी और वहां के लॉयर क्या करेंगे, टैक्टफुली वो जजमेंट से नीचे जाएंगे ही नहीं। डॉक्यूमेंट तो कोर्ट डॉक्यूमेंट को आपको डिस्कस ही नहीं करेंगे, देखने ही नहीं देंगे। वो ड्राइव्ड पे डिस्कशन करके वहीं से ऑर्डर लेकर के आगे पास होने की कोशिश, एज पर देयर स्ट्रेंथ इनटू द केस, मेरिट ऑफ द केस। अजय जी, देखा है आपने? यस सर। और आपकी वो मतलब ये रहेगी कि कोर्ट को ये याद दिलाना कि दिस इज द कोर्ट डॉक्यूमेंट, यू नीड टू ऑन दैट। तो कोर्ट मतलब बाउंड है वहां पे जाने के लिए, अदरवाइज एरोनियस जजमेंट आपका होगा। सर बाउंड टू सेटिस्फाइड नहीं। सर तो ये चीज याद नहीं, याद आए, नहीं समझ में आए तो अपना कोर्ट का इशू है, उसमें कोई क्या कर सकता है, फिर आगे वो चैलेंज होगी। तो दिस इज द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में इन सारे चीजों को समझना जरूरी है, सो दैट की पूरी टैक्टिक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकें और तरीके से जहां गलत हो रहा है उसको आप करेक्शन मोड पर ले जा सकें। तो दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड द कोर पार्ट। नाउ ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है और आप सबको हमने ये कहा, असाइनमेंट दे दिया थ्रू द सीट की आप लोग खुद ये डेवलप करें। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 129 रीड विथ 142। ओरिजिनल जुरिडिक्शन पे अब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल्स के आर्टिकल 131 एंड आर्टिकल 139A। मुरारी जी, यस सर। अब आप 3 चीज और इंसर्ट करेंगे अपने टेबल के एक्सरसाइज में। प्लीज एक चीज में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के पास ना रहे, मैं क्लियर कर दूं। दिस मैसेज इज नॉट फॉर द मुरारी जी ओनली, दिस इज थ्रू द मुरारी जी एंड टू एवरीवन हु वांट टू अपीयर इनटू द एग्जाम। और प्लीज इसके मामले में आप लोग एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये एक्सक्यूज बाय अरे सर ये हो गया, अरे सर वो हो गया, मैं इधर बिजी रह गया, मैं उधर बिजी रह गया, वो बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाली। याद कीजिए, आप अपने बचपन में कभी भी ऐसा एक्सक्यूज अपने मन में अपने आप को आपने कभी नहीं दिया जब वो गर्लफ्रेंड से मिलने वाली बात हो, उसको देखने वाली बात होती है। क्योंकि वो जो कमिटमेंट और लव का कॉन्सेप्ट है, उस जगह पर जिस चीज से भी आपको शिद्दत से प्यार हुआ है वहां पर आप एक्सक्यूज नहीं देंगे, कोई बहानेबाजी नहीं, जिम्मेवारी इनहेरेंट लेते हो हैं, जाता है, इनहेरेंट हो जाता है पूरी उसमें, इनहेरेंट। जिम्मेवारी लेते हैं। दूसरे शब्दों में मैं अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये लेता हूं कि यदि आप किसी चीज से प्यार करेंगे तो जिम्मेवारी लेंगे, और जब दिखेगा तब जब आपने जिम्मेवारी ली है उसका मतलब अपने आप निकलेगा कि आपने प्यार किया है कि नहीं। सो इस ओवर एग्जामिनेशन के प्रोसेस से आप लोगों ने प्यार किया है या नहीं, उसका ये लिटमस टेस्ट है कि आप कितनी जिम्मेवारी लेते हैं या कितना एक्सक्यूज देते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर टेस्ट है, ये लिटमस टेस्ट है। मेरे सामने कोई भी आदमी आता है और ये कहता है अरे सर ये कहानी हो गया, वो कहानी हो गया, वो हो गया, और क्या हो सकता है, एक इंसान को हार्ट अटैक आया हुआ है, 1 सप्ताह भी नहीं बीता है और वो इस ग्रुप में बैठा हुआ है। इससे बड़ा प्यार और क्या हो सकता है? बिना एक्सक्यूज, ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज था ये, एक्चुअली सर। बट शी इज देयर।
मुरारी जी अपना पूरा रिटायरमेंट के बाद इस प्रोफेशन में आए हैं और फिर भी पूरे शिद्दत से लगे हुए हैं। आप लोगों के लिए रेफरेंस मतलब एक मील का पत्थर गाड़े जा रहे हैं, लेकिन कभी एक्सक्यूज इन्होंने नहीं दिया, करेक्शन किया है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, जिस चीज पे आपको खुद मतलब आगे विश्वास करके चलना है और अपने ठान लिया है कि आगे इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो निश्चित रूप से आप एक्सक्यूज नहीं देंगे। और जिस समय आप एक्सक्यूज देने लग गए ना, वो पक्का वो लिटमस टेस्ट पे आप फेल हैं कि आप उसको शिद्दत से ले जाना चाहते हैं। कमिटमेंट का मतलब है कि नो एक्सक्यूज एंड एनी हाउ रिजल्ट पे पहुंचाना, एंड दैट्स द लव। ठीक है, तो उस प्रोसेस में मैं मुरारी जी को जो कह रहा था, ये मैसेज को मैं रोकूं और सीधा मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज फ्लोट करूं थ्रू मुरारी जी कि अभी आपने 137 एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन, सॉरी 32 1 एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन और दूसरा 136 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपलेट जुरिडिक्शन, इसके लिए वो टेबल बनाई है। 129 रीड विथ 142 भी था। उस टेबल में अब कॉन्स्टिट्यूशनल एपलेट जुरिडिक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के लिए अदर भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ना, एक्सेप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अब जरा उसके ऊपर भी वर्कआउट करें। सो वो क्या है, वो अब ये है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर जब आप एंटर करेंगे, विच कम्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, देन 2 आर्टिकल और उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है विथ 32, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 131 एंड आर्टिकल 139A। है ना, और 139A चूंकि दोनों को कंपेयर करें 131 और 139A, तो इन दोनों में हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन इस आर्टिकल 139A। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन तो भर भर के आते हैं, लेकिन सूट फाइल बहुत कम होता है। मतलब ये कहें कि इट इज अ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, तो गलत नहीं होगा। होते हैं, नहीं होते हैं ऐसी बात नहीं है, फाइल तो होती है। तो इन दोनों पार्ट को अब 32 के अलावा इन दोनों पार्ट पे भी हम लोगों को फोकस करना है, सीट डेवलप करना है। अब मैं ये कहूं कि जितना एक कॉलम 32 का 24 जो सेट करने में मुरारी जी को जितना टाइम लगा, यदि उतना ही टाइम मैं वापस कहूं करने के लिए, तो अब तो वो उसका 1/4 टाइम में पूरा कर लेंगे। एग्जैक्टली, सही बात। तो अब उनको जो असाइनमेंट दिया जाएगा, इनकी एपेटाइट 4 टाइम्स हाई हो चुकी है, तो इनको अब एक आर्टिकल नहीं 4 आर्टिकल का असाइनमेंट दिया जाएगा, ताकि इनकी भूख जो है ना बनी रहे, एक्सरसाइज और हेल्थ प्रॉपर रहे। और ये आप सब लोगों के लिए है, और जो लोग इसको छोड़ चुके हैं उनके लिए फिर आगे कोप अप करना मुश्किल। नाउ वी आर नॉट ओनली इन द लर्निंग फेज, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द स्पीड। अब मैं जैसे ये बता दूं, अभी हमने 2 आर्टिकल ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए, आर्टिकल 131 एंड आर्टिकल 139 मुरारी जी के लिए, मतलब मुरारी जी के थ्रू आप सब के लिए। Now, once I'll enter into the appellate jurisdiction, तो 132, 133 and 134 भी आ जाएंगे, which is coming from constitution only. This appeal is coming from the constitutions only. फिर उसके बाद स्टैट्यूट्स के थ्रू जब हम एंटर करेंगे, तब मुरारी इसको भी ग्रैप्स कर चुके होंगे, और थर्ड फेज में जो स्पीड होगी वो जेट स्पीड से चलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि आप लोग पूरा करके कितना आगे जा रहे हैं और कितना पीछे जाएंगे। तो रियलाइज कर लीजिए
क्योंकि वो उसके बाद मैं स्टैट्यूट्स वाले पार्ट्स पे एंटर करूंगा। और एक चीज और उसके साथ मैं ऐड करूंगा, और वो है रिव्यू एंड क्यूरेटिव पिटिशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। तो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट 141। मैं एक काम करता हूं, मुरारी जी के लिए बहुत सारे हिंट हमने दे दिए। इस समय एक ही पॉइंट पे आप फोकस कीजिए और उस पूरे टेबल को पॉपुलेट कीजिए, और वो है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर एंड आर्टिकल दिस रिव्यू एंड क्यूरेटिव, 6 कॉलम। यदि इन तीनों को आपने कैप्चर किया तो बहुत ही फोकस्ड, हाई प्रोबेबल ऑफ क्वेश्चन एरिया है ये। रिव्यू, क्यूरेटिव एंड मर्जर। और रिव्यू क्यूरेटिव के लिए सारे सोर्सेस जो है ना आपको पता चल जाएंगे यदि आप 2 ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स को पढ़ें, वो है 47, 48। सो 3 पॉइंट मैं बहुत ज्यादा वर्डन नहीं करने जा रहा हूं मुरारी जी को और आप लोगों को, बट कीप इन माइंड नेक्स्ट टाइम इट विल टेक अ स्पीड। तो उस समय इस समय मैं 3 चीज फोकस करने जा रहा हूं। वन इज रिव्यू, अनदर इज क्यूरेटिव which is the connected through article 137, and third is doctrine of merger. So equally जितना प्रेशर पहले था 2 वीक से है, प्रेशर उतना ही है। लास्ट टाइम सोर्सेस क्लियर थे, दिस टाइम सोर्सेस अनक्लियर है। दिस इज द पिक्यूलियर पार्ट ऑफ दैट। सो एक गड्ढे से निकाल के दूसरे गड्ढे में फेंकने की तैयारी है। मतलब एक बचपन में एक कहानी देखा करता था कि एक जादूगर के तिलस्म की दुनिया में कोई आदमी एंटर करता है, एक पवित्र आत्मा एंटर करता है, उसको फर्स्ट चैलेंजेस मिलते हैं, वो पास करता है, फिर वो दूसरा चैलेंजेस उसको चाहिए होता है, फिर वो तीसरा चैलेंज। तो दिस इज द अनदर लेवल ऑफ चैलेंज फॉर Murari ji, and not only for Murari ji, through Murari ji to all of you, and that is the review, curative and merger. सो अब मैं आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ, इसी टॉपिक पर आप लोग रिसर्च कीजिए और अपने हिसाब से टेबल पॉपुलेट कीजिए, और कुछ नई चीज लाना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। सर मर्जर के लिए रेफरेंस प्रोविजंस थोड़ा काइंडली थ्रो सम लाइट। दिस इज महेश जी ने बोला कुनैया अहमद का एक जजमेंट है। आप उस जजमेंट पे जाने से पहले कहीं भी गूगल में एक लाइन डालें, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। They will give you the sufficient idea. Even put into the chat GPT, they will give you a minimum level of idea precisely. तो यहाँ आपको मिल जाएगा। रिव्यू क्यूरेटिव के लिए मेन सोर्स आप बनाएंगे इसको ऑर्डर 47, ऑर्डर 48 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो उस टेबल का अगला हिस्सा है, जो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं। हमने स्पेशली इस कॉलम में यहाँ पे ऑर्डर 47, 48 को रखा है, और यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है ये हाई फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, रिव्यू एंड क्यूरेटिव। स्पेशल पार्ट है ना ये और कहीं है ही नहीं। रिव्यू वर्ड आपको हर जगह दिखेगा, बट रिव्यू जिस शेप में सुप्रीम कोर्ट के पास है। अभी देखिए, रिव्यू जो होता है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। रिव्यू एग्जैक्टली है क्या? जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है वही कोर्ट अपने ऑर्डर को रिव्यू करती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एरर, जो उससे ये क्लर्कियल एरर हो या फिर टाइपोग्राफिकल एरर हो या ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज है वो चीज मिसिंग हो, उस एरर के करेक्शन के, राइट? दैट इज द रिव्यू। क्रिमिनल में रिव्यू है नहीं। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर वो कोर्ट नहीं, उसका करेक्शन हायर कोर्ट ही करती है, उससे जो हायर लेवल पर। जैसे
मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला एडीजे कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट का फैसला सिंगल सुप्रीम कोर्ट एंड सो कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस के ऑर्डर को भी वही कोर्ट रिव्यू करती है। पिक्यूलियर पार्ट, यूनिक पार्ट, नॉर्मल पूरे सिस्टम से अलग तरीके का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है ना। एंड दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट रूल्स रिक्वायर्ड है फॉर दिस कोर्ट। सीपीसी से नहीं चलना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए रिव्यू क्यूरेटिव को हमने आपके सामने रखा है। तो इन सारी चीजों को देख लीजिए, बट रफली यदि 5 मिनट और मैं लेना चाहूं तो 5 मिनट में ये कहूं, रिव्यू ये पार्ट है। रिवीजन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिव्यू, रिवीजन एंड डिफरेंस? ये तीन चीजें बहुत तरीके से आती है। रेफर किया जाता है टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट की डिटरमाइन करके समथिंग गिव मी सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर, दैट इज द रेफरेंस। रेफरेंस में जैसे प्रेसिडेंट रेफरेंस करते हैं कोर्ट को, कोई स्टैट्यूट्स में रेफरेंस का प्रोविजन है। ट्रायल कोर्ट किसी जगह अटक जाए, फंस जाए किसी मैटर में, तो उनको चाहिए ना कि कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस ले, तो वो हाई कोर्ट को रेफर करती है कि प्लीज क्लैरिफाई करें ऑन द पार्ट कि मैं यहाँ क्या करूं। दैट इज द रेफरेंस। रिव्यू क्या है? अपने ही ऑर्डर के एरर को करेक्ट करना है, मॉडिफाई करना है। और रिवीजन क्या है? Revision is again exclusively lies to the higher court. Exclusively to correct the procedural, jurisdictional part of the ट्रायल कोर्ट। क्योंकि ट्रायल कोर्ट क्या करता है, कई बार अपने जुरिडिक्शन से बियॉन्ड जा सकता है, और जुरिडिक्शन के अंदर रह करके भी जो करना था वो नहीं कर सकता। यानी कमीशन और ओमिशन दोनों पार्टी यदि इंक्लूड हो, या अनजुरिडिक्शनल पार्ट हो, तो वैसे कंडीशन में उस चीज को करेक्ट करने के लिए आप हाई कोर्ट के पास इस ग्रीवांस के साथ जाते हैं कि लुक, दिस इज क्रॉसिंग द लिमिट, दिस कोर्ट इज क्रॉसिंग द लिमिट, डायरेक्ट हिम टू कीप इन विद इन द लिमिट। और आउट ऑफ लिमिट जाकर के यदि कोई जजमेंट पास हुआ हो तो उस जजमेंट को सेट असाइड करके वापस उसको बोलो कि वो अपना करेक्शन करे या आप ठीक करो। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवीजन, आइदर इन सिविल और क्रिमिनल। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे सर्टेन ऑर्डर्स हमने इंसर्ट किए थे, और इट वाज द अटेम्प्ट टू कवर विद इन 1 पेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड इंटायर पेपर वन। हालांकि मैं इसमें नहीं जाऊंगा ज्यादा अभी। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये फोकस करना चाहता हूं कि आप यहाँ फोकस करें इस पर्टिकुलर पार्ट पे, रिव्यू एंड क्यूरेटिव पिटिशन पे, which is coming through order 47 and 48 and doctrine of merger। और मुरारी जी जो कुछ भी लेकर के आएंगे वही डिस्कस करूंगा। थैंक यू सर। अगले बार का टॉपिक वहीं पे सेंटर्ड है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं इस स्क्रीन को बंद करूं और आपके सामने दूसरा स्क्रीन लेकर के आऊं, और वो है आपके हैंडबुक का। ये हैंडबुक सुप्रीम कोर्ट हर जगह अवेलेबल है। I just want to go into this chapter 2. This is court and jurisdiction.
This runs from page number 5 to 15. इसके अंदर एपलेट जुरिडिक्शन भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपलेट जुरिडिक्शन भी है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है, इनहेरेंट एंड प्लेनरी जुरिडिक्शन भी है, सर्टेन नोट्स भी हैं और सर्टेन रूल्स ऑफ 48, दैट इज द क्यूरेटिव पिटिशन। ये 8 पॉइंट डिस्कस किया। I'll show you, I'll go into them. So this is specifically focus on the jurisdiction, classification वगैरह नहीं, सिर्फ चैप्टर एंड उनके लिए जो हमेशा कहते हैं कि मुझे ये ड्राफ्टिंग दे दो, वो ड्राफ्टिंग दे दो, वो ड्राफ्टिंग दे दो। ये इंडेक्स का ही एक पार्ट है जहां पर आप ये देखिए, फॉर्म फॉर पिटिशन और एसएलपी टू अपील, ये एक फॉर्म 28 है, फॉर्म नंबर 28, यहाँ भी फॉर्म नंबर 28 है। आपको ये भी पूछ सकते हैं ये लोग, सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करना है, क्या फॉर्मेट है उसका। सो एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ सर्टिफाइड कॉपी रहने दीजिए, कंप्यूटर सीट रहने दीजिए, ये हाँ ये 32 फॉर्म फॉर रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 of the Constitution of India 256 and form 3 third 33 form for writ petition under article 32 relating to PIL. This is for the PIL. And 34 is the form of caveat. 35 is the mentioning memo and listing pro forma. इसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में ये बहुत रिलेवेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। And ultimately 39 Annexure 1 PIL guidelines. तो मैंने क्या क्या नोट ये किया, मैं फिर से वापस रिपीट करता हूं। ये किस चैप्टर से है वो मैं आपको दिखा दूं ताकि आप लोग फोकस कर सकें। दिस इज आफ्टर शेड्यूल, शेड्यूल के बाद सब्जेक्ट कैटेगरीज के बाद एक वर्ड है फॉर्म, फॉर्म्स। मैं आपको सिर्फ फॉर्म नंबर नोट करा रहा हूं। फॉर्म नंबर 28 जो कि एसएलपी फॉर्मेट है। अगेन कम टू फॉर्म नंबर 32 which is writ petition की फॉर्मेट है। Come to the form number 33 which is format for PIL। 33, 34 and 35 तीन यहां से हमने पिकअप किया consistently up till mentioning memo and listing pro forma, and finally the PIL guidelines। अब मैं वापस पेज नंबर 5 पे आपको ले चलता हूं। 1 this is the page number 5 chapter 2 जिसकी बात मैं कर रहा था, courts and jurisdiction। The jurisdiction of the Supreme Court can be broadly categorized as under, this is the brief description of the entire jurisdiction। You can see the appellate jurisdiction 132, 133, 134, order 19 and 20, appeals arising out of the statutes, time being in force, appeals under section 2 of the Supreme Court enlarged criminal appellate jurisdiction, read with order this, and appeal upon grant of SLP। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ फोर्थ और इसको डिस्कस किया।
मुरारी जी, am I right or wrong? यस सर, इनहेरेंट। अब आपको मैं अप्रोच करा रहा हूँ फर्स्ट पे कि मुरारी जी प्लीज इसको भी देख लीजिए, है ना। अभी बचा हुआ है 2 and 3। 2 के अंदर अपील्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैट्यूट्स और एनी अदर लॉ। अब स्टैट्यूट्स का लिस्ट देख लेते हैं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो कैसे, देखिए स्लोली स्लोली मैं साजिश करके घुसता जा रहा हूँ आपके, मतलब मतलब इस तरफ सेटल करता जा रहा हूँ। देखिए पहले तो हमने ये किया, दूसरा है अपील अंडर सेक्शन 2 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन एंड नाउ द अपील अराइजिंग आउट ऑफ दिस। थोड़ा सा और मैं डीप डाउन करूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपलेट ज्यूरिडिक्शन ये हमने देखा है अभी अभी 136। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आपने किया है, बट नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है। मैं थोड़ा सा अभी अप कर रहा हूँ ओरिजिनल एडवाइजरी। प्लिनरी 129। ये नेक्स्ट चैप्टर पे एंटर करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा और आपको मैं ये दिखा दूं। ये नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, यहां पर आप देखिए everyone is talking about how many types of petition। देखिए arbitration petition, petition under article this shall be registered as arbitration petition। सिविल अपील, अब देखिए सिविल अपील में एपलेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर सिविल अपील एंड क्रिमिनल अपील है। सिविल अपील में देखें द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ केसेस शैल बी रजिस्टर्ड अपील सर्टिफाइड 132 एंड 133 136। नाउ स्टार्ट फ्रॉम 3 अपील अंडर सेक्शन 130, ये भी स्कैन करना है। अपील अंडर सेक्शन 135 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट, और नीचे लिस्ट देखते जाइए। दीज आर द सिविल अपील, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल, कंपनीज एक्ट, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी। अच्छा, अब आपको मैं दिखाऊं, दिस इज अपील फॉर द क्रिमिनल, दिख रहा है। सो माय पॉइंट इज कि पहले 32 हमने टच किया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को टच करेंगे, देन वी विल एंटर इनटू द स्टैट्यूट्स। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी से एक आर्टिकल था 32, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर करें तो 2 और आर्टिकल अटैच हो जाएगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में, 131 एंड 139A। और स्टैट्यूटरी पार्ट से जाएंगे तो बहुत सारे और अटैच होंगे, सिविल, क्रिमिनल, और इवन सेक्शन 2 ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन। और तब जाकर के एक कंप्लीट पिक्चर बनेगी एपलेट ज्यूरिडिक्शन और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एंड एपलेट ज्यूरिडिक्शन एंड कंप्लीट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो जिस किसी ने भी, फिर से वही मैं बात बोलूंगा, मुरारी जी वाला एक्सरसाइज नहीं किया है, तो बिल्कुल वही बात होगी कि बचपन में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, डिवीजन छोड़ दिया, और वो अब हम आ गए हैं 7th और 8th में, 9th में। अब मुझे वो इतना परेशान कर रहा है कि आगे मुझे मैथ से ही डर लगने लगा। इस वीकनेस के तरह कोई भी वीकनेस को आप छोड़िए मत, उसको कवर कीजिए, और जरूर वो सीट को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, राइट और रॉन्ग, क्योंकि उसमें आपका दिमाग चलेगा। और उतना चलेगा जितना जरूरत है। यकीन मानिए, जिस किसी ने भी उस एक्सरसाइज के थ्रू किया है, पॉपुलेट करने की कोशिश की है,
या करेंगे, they certainly enter into the exam. उनका AOR बनना तय है. No one can stop them. What we can stop this session right now. Ajay ji? Sir, just one moment, sir. And that is also supported by the Supreme Court rules. हम लोग इस बार एक डिफरेंट तरीके से ही एंटर कर रहे हैं, तो लेट अस सी कैसे चल रहा है. This is the conclusion of the year. Wish you a very, very happy new year in advance. To all of you. To all of you. To all of you. Happy New Year to all. Happy New Year to everybody. Thank you. Thank you, Rajesh. Happy New Year, sir. Happy New Year, everyone. sir. Happy New Year.